Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video में हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो रिसेंटली ये कंपनी काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी रिगार्डिंग इनके एक एक्विजिशन के बारे में। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक छोटा सा एनालिसिस में यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। इसका एक डिटेल्ड एक एनालिसिस मैंने शूट किया है, तो दैट इज़ अवेलेबल ऑन द स्टॉकोमीटर। इफ़ यू वांट यू कैन गो ऑन आवर स्टॉकोमीटर एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस इस कंपनी का मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप एक स्लाइड देख पा रहे होंगे। इनका एक बिजनेस मॉडल पहले समझ लेते हैं कि क्या है बेसिकली। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एक है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इज इन क्या कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं तो ये इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एंड ये मैन्युफैक्चर करके उन प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं। अब ये किसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, तो बेसिकली अपैरल जो है, तो क्लोथ्स अपैरल जिसमें आता है पैंट्स, टी शर्ट्स, ये सब रिलेटेड। तो अब इनके मतलब मोस्टली इनके जो कस्टमर्स हैं तो वो ग्लोबल ब्रांड्स हैं एंड इनकी करंट कैपेसिटी आप देख सकते हो 36 मिलियन पीसेस है। एंड रिसेंटली जो एक्विजिशन इन्होंने किया है अट्रैको का, तो उसकी कैपेसिटी है 40 मिलियन पीसेस ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। एंड इसके बाद लाइक दे हैव 20 plus state of the art fully integrated manufacturing facilities, 15,000 plus machines with them, more than 26,000 skilled workers हैं इनके पास and of which roughly 70 to 75% constitute करते हैं वुमेन। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों है इनके लिए वुमेन पार्टिसिपेशन इज बिकॉज जनरली देखा गया है ऐसा कि जो जहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन होता है तो वहाँ पे स्ट्राइक्स रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़े कम होते हैं। सो अगेन दिस इज अ पॉजिटिव। देन 50 प्लस कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं एंड दे हैव 5 वैल्यू एडेड सर्विसेज यूनिट्स इन प्लेस। देन इसके बाद हम देखते हैं कि इनके कस्टमर्स कौन हैं। तो दे केटर टू कस्टमर्स सच एज गैप, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, पूमा, एडिडास। तो ये इनके सब कस्टमर्स है। ये मैन्युफैक्चर करके इन ग्लोबल ब्रांड्स को, बेसिकली ग्लोबल ब्रांड्स है सब, तो इनको सप्लाई करते हैं। देन उसके बाद हम एक टर्न अराउंड स्टोरी की बात करते हैं। इस कंपनी में एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखी है रिसेंटली एंड तो अभी आप एक स्लाइड देख पा रहे होंगे जहाँ पे FY7 तक दिस कंपनी वॉज विथ हिंदुजा फैमिली। तो FY7 तक तो मतलब अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा था इस कंपनी में। आप देख सकते हो कि मार्जिन्स वर ऑल्सो 11-12% के एबिटा मार्जिन्स दे वर डूइंग। देन इसके बाद FY7 के बाद मतलब उसी पीरियड में ब्लैकस्टोन एक्वायर्ड 70% स्टेक इनटू दिस कंपनी। बट ब्लैकस्टोन के एरा में क्या हुआ, तो ब्लैकस्टोन के एरा में रोल्स जो थे तो वो अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाए उस बेसिस पे। सो फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशंस के लिए एक बंदा चाहिए, फाइनेंस के लिए एक बंदा चाहिए, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन के लिए एक बंदा चाहिए, तो ऐसे ऐसे अलग रोल्स डिफाइन नहीं किए गए ब्लैकस्टोन के एरा में। तो इसी का प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा। बट उसके बाद FY18 में अनदर प्रोमोटर लाइक ब्लैकस्टोन सोल्ड देयर स्टेक टू अनदर PE फंड, बेसिकली क्लियर वेल्थ कंसल्टेंसी। तो उसके बाद जो एक टर्न अराउंड दिखा है कंपनी में, वो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है एंड मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। नाउ दिस turnaround was led by the current MD and CEO on board, which is Mr. गणपति। तो उन्होंने भी वही किया जो पहले हिंदुजा फैमिली के एरा में था, कि अच्छे से रोल्स डिफाइन किए कि लेट्स से प्रोक्योरमेंट के लिए अलग रोल्स है, अलग पर्सन को रोल्स असाइन किए गए हैं। देन सिमिलरली ही असाइंड मल्टीपल रोल्स एंड उन्होंने सप्लाई चेन पे काफ़ी फोकस किया। एक सिंगल ERP सिस्टम उन्होंने बैठा दिया कि रॉ मटेरियल अच्छे से प्रोक्योर हो रहे हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, दे आर अवेलेबल इन द वेयर हाउस फॉर प्रोडक्शन एंड उसके बाद कस्टमर को वो टाइमली डिलीवर हो रहा है। तो ऑल दिस उन्होंने सब अलाइन कर दिया सिस्टम में। इसके बाद जो ग्रोथ दिखी है दैट इज अ टर्न अराउंड इन दिस कंपनी। अब ये ग्रोथ जो आई है तो वो ग्रोथ मतलब FY18 से FY23 तक अगर हम देखें तो वो ग्रोथ आई है प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ग्रोथ। वॉल्यूम तो इतना बड़ा नहीं है। दिस वॉज प्राइमरली बिकॉज एक स्लो डाउन दिखा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन द ओवरऑल ग्लोबल अपैरल मार्केट। अब ये क्यों हुआ है, वॉल्यूम स्लो डाउन क्यों है, बेसिकली बिकॉज द ग्लोबल ब्रांड्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लीन इन्वेंट्री मॉडल। मतलब वो ग्लोबल ब्रांड्स अपने बुक्स पे ज़्यादा इन्वेंट्री रखना नहीं चाहते। उसके बाद एक वॉल्यूम बेसिस पे एक स्लो डाउन दिखा है एंड ये अभी करेंटली एक ट्रांजिशन फेज है। जैसे जैसे ये इन्वेंट्री लेवल्स उनके कम होंगे एंड उसके बाद ऑर्डर्स इनके पास आना चालू होंगे, तो आगे एक्सपेक्टेड है कि कंपनीज लाइक दीज वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे दिखे।
तो आप देख सकते हो अभी स्लाइड जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ रही है ऑफ रफली 2.6% एंड एएसपी ग्रोथ रही है ऑफ 13.6%। तो जो रेवेन्यू बढ़ा है आफ्टर FY18, तो वो बढ़ा है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर एवरेज सेलिंग प्राइस ग्रोथ। नाउ एवरेज सेलिंग प्राइस क्यों बढ़ा है? दिस इज बिकॉज उनका जो फोकस था वो उन्होंने हाई एएसपी की तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटर वेयर, सो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज रेवेन्यू मिक्स है यहाँ पे। तो जो आउटर वेयर एंड स्पोर्ट्स वेयर है तो वो हाई एएसपी सेगमेंट है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि FY18 से लेकर FY23 तक आउटर वेयर बढ़ा है फ्रॉम 23 to 36% का मिक्स। एंड सिमिलरली अनदर एक चार्ट आप देख सकते हो कि जहाँ पे एएसपी वाइज रेवेन्यू मिक्स है, तो वहाँ पे एएसपी जो हाई एएसपी का कंट्रीब्यूशन है तो वो भी बढ़ा है फ्रॉम 59% to 89%। सो ऑल दिस हैज हेल्प देम इन इंक्रीजिंग दी एएसपी ओवर द ईयर्स। देन उसके बाद जो कस्टमर मिक्स है तो वो भी उन्होंने एक शिफ्ट देखा है वहाँ पे। एंड अगेन जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, एज आई सेड कि टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, टाइमली डिलीवरी ऑफ द फिनिश गुड्स टू द कस्टमर बहुत मैटर करता है इस सेगमेंट में। तो उसकी वजह से कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना, तो कस्टमर को टाइमली डिलीवरी होना, तो ऑल दिस हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन द हाई मार्जिन हाई वैल्यू कस्टमर मिक्स फॉर देम। एंड इसी का नतीजा है कि इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कस्टमर काउंट मिक्स जो है तो वो हाई वैल्यू विद रिलेटिवली हाई मार्जिन बढ़ा है फ्रॉम 10% मिक्स टू 35% मिक्स। वेयर सेल्स मिक्स में भी वो बढ़ा है फ्रॉम 42 टू 79, सो रफली डबल ही हो चुका है। देन उसके बाद अगर हम रीजन वाइज रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करें, सो रीजन वाइज रेवेन्यू मिक्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। रफली 84% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, एंड उसमें भी मेजॉरिटी चंक, मतलब पूरा ही चंक इज कमिंग फ्रॉम USA। सो दिस इज वन ऑफ द रिस्क विद द कंपनी, जहाँ पे अगर US में अगर कुछ स्लो डाउन आ जाता है सो अगेन इनके रेवेन्यूज को इम्पैक्ट डायरेक्टली हो सकता है। बट आप देख सकते हो कि एक टेबल है तो वहाँ पे USA का रेवेन्यू इनका बढ़ा है एट द रेट ऑफ 30% के अगर पोस्ट द टर्न अराउंड का पीरियड में। देन उसके बाद एक्सपेंशन प्लान्स इनके आगे क्या है, तो रिसेंटली इन्होंने 6 मिलियन पीसेस का कैपेसिटी एडिशन किया है पोस्ट FY21, एंड FY24 का भी उन्होंने गाइडेंस दिया है ऑफ न्यू कैपेसिटी स्पेंड्स ऑफ रफली 150 करोड़। एंड देन रिसेंटली मध्य प्रदेश में भी इनका एक प्लांट सेटअप हुआ है, जहाँ पे फेज़ 1 रिसेंटली सेटअप हुआ है, जहाँ पे कैपेसिटी विल बी अराउंड 2.5 to 3 मिलियन पीसेस पर एनम की। एंड जैसे जैसे इनको डिमांड ट्रेंड्स आगे दिखेंगे तो फेज़ 2 ऑफ दैट यूनिट वो भी स्टार्ट कर देंगे। एंड उसके बाद तमिलनाडु में भी इन्होंने एक सेटअप किया है प्लांट। दिस फैसिलिटी, तमिलनाडु की जो फैसिलिटी है दैट इज़ बेसिकली ऑफ निटवेयर। नाउ इनका एक दो सेगमेंट्स होते हैं इस इंडस्ट्री में, एक तो है वोवन वेयर एंड एक निटवेयर है। सो निटवेयर इज़ बेसिकली जो नीडल से हम मतलब जो नीडल से किए जाते हैं सिलाई वगैरह, एंड जो वोवन वेयर है दैट इज़ टिपिकल द क्लोथ्स। सो यहाँ पे जो निटवेयर का अपॉर्चुनिटी है, वेर एज जो वोवन वेयर का अपॉर्चुनिटी दैट इज़ सिमिलर। नाउ यहाँ पे इन्होंने वोवन वेयर में तो ये पहले से ही थे, अब निटवेयर में भी इन्होंने एंट्री ली है, एंड इसके बाद सो देयर इज ऑप्शनलिटी इन प्ले विद देम। सो यहाँ पे 140 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स स्पेंड किया है, एंड एट फुल कैपेसिटी इट विल कंट्रीब्यूट 10 to 15% ऑफ द रेवेन्यूज। देन इसके बाद कर्नाटका में भी इन्होंने एक 2 यूनिट सेटअप किए हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली इनका ये भी कहना है कि हम आगे जाके बांग्लादेश में भी एक JV सेटअप करेंगे टू एक्सप्लोर फॉर मोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली, जहाँ पे बिकॉज बांग्लादेशी क्यों, बिकॉज बांग्लादेश हैज़ अ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू EU एंड सम अदर नेशंस एज वेल, मतलब यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस है। तो जैसे ये अगर इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इन यूरोपियन यूनियन, वेराज अगर बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करते हैं तो अगेन प्राइसिंग रिलेटिवली कम हो सकती है वहाँ पे। सो ये एक बेनिफिट है, एंड कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ये वहाँ पे। तो दिस इज़ देयर प्लान आगे जाके। देन उसके बाद रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन किया है ऑफ एट्रैको ग्रुप। तो ये एक्विजिशन रहा है ऑफ रफली $55 मिलियन का, एंड यहाँ पे 5 प्रोडक्शन यूनिट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। 4 आर इन केनिया एंड 1 इन इथियोपिया। अब यहाँ पे भी केनिया अगेन हैज़ अ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू US मार्केट्स। तो अगर अगेन सिमिलर स्ट्रैटेजी दे आर प्लेइंग, जहाँ पे इन्हें दिखता है कि जो मेजर मार्केट्स है जैसे US, यूरोपियन यूनियन, इवन UK वगैरह, तो अगर वहाँ पे एक्सेस अगर लेना है, उस मार्केट का एक्सेस अगर लेना है, तो दे आर एंटरिंग इनटू और दे आर एक्वायरिंग कंपनीज और दे आर सेटिंग अप JVs इन सच नेशंस जहाँ से ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है इन सब मार्केट्स का।
तो ये एक्विजिशन जो हुआ है दैट इज़ ऑफ रफली $55 million, जहाँ जिसमें $40 million विल बी फंडेड वाया डेट एंड $15 million वाया इंटरनल अक्रूवल्स। एंड यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एट्रैको एंड गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का कस्टमर जो मिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो ओनली वन कस्टमर इज़ म्यूचुअल कस्टमर, वेर एज जो बाकी सारे कस्टमर्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनके लिए बढ़ सकती है। एंड एक्विजिशन बहुत ही मतलब लोअर वैल्यूएशंस पे किया है, रफली 7 to 8 का पी मल्टीपल दिखा है यहाँ पे। सो अगेन दिस इज अ गुड एक्विजिशन फॉर द कंपनी। एंड इसी के बाद एक रैली दिखी है स्टॉक में। देन इसके बाद ग्लोबल अपैरल मार्केट, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, राइट, तो ग्लोबल अपैरल मार्केट कितना बड़ा है, उन कितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ है यहाँ पे। तो 2022 में इट इज़ करेंटली वैल्यूड एट $1.7 ट्रिलियन एंड आगे जाके इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वैल्यूड एट $2.4 ट्रिलियन एंड द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 4.4% का क्या करना। दिस इज ग्लोबल, बट इंडिया एंड चाइना यहाँ पे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर एट द रेट ऑफ 8 to 9%। एंड ये क्यों होगा, लाइक इंडिया क्यों ग्रो करेगा, बेसिकली बिकॉज एक तो है चाइना प्लस वन थीम इज इन प्ले। देन इंडिया इज साइनिंग FTAs विथ UK, विथ EU। बेसिकली एक टॉक्स है बेसिकली UK के साथ। तो रिसेंटली द टॉक्स आर इन एडवांस स्टेज जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो PLI स्कीम है, देन प्रोडक्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रहा है तो वो भी इन प्ले है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इन प्ले एंड दीज फैक्टर्स आर एक्टिंग एज अ टेलविंड फॉर दिस सेगमेंट ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना इज लूजिंग मार्केट शेयर इन USA। आप देख सकते हो चार्ट अभी कि चाइना का मार्केट शेयर इन USA वॉज 33% इन टर्म्स ऑफ दिस अपैरल प्ले। वो अभी हो चुका है 22%। एंड बट EU में, यूरोपियन यूनियन में इतना गिरा नहीं है, दिस इज जस्ट 1% का डिक्लाइन है। बट अगेन इंडिया हैज़ गेन्ड मार्केट शेयर ओवर देयर इन बोथ द नेशंस। देन उसके बाद बिग ब्रांड्स आर रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो आप देख सकते हो कि जो लीडिंग अपैरल US ब्रांड है उन्होंने अपना डिपेंडेंस कम कर दिया फ्रॉम प्रोक्योरमेंट फ्रॉम चाइना फ्रॉम 30% to 16%। देन उसके बाद जो लीडिंग US आउटरवेयर ब्रांड है तो उन्होंने भी 68% से कम कर दिया टू 10%। सो अगेन द मेजर प्लेयर्स आर शिफ्टिंग देयर सप्लाई चेन्स एंड ऑल द यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम चाइना टू अदर नेशंस। देन इसके बाद एक इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर प्ले आउट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर केनिया से ये एक्सपोर्ट करते हैं टू USA तो 0% ड्यूटी लगती है, वर्सेस इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करते हैं टू USA तो अगेन देयर इज अ ड्यूटी इन प्ले। सो ये फैक्टर्स काफ़ी आगे जाके कंपनी के बेनिफिट में एक्ट कर सकते हैं। दीज फैक्टर्स कैन एक्ट एज अ टेलविंड फॉर द कंपनी। अभी तो हमने अपॉर्चुनिटी वाइज की अगर हम बात कर ली तो, बट इसके अलावा रिस्क क्या है कंपनी में, राइट, रिस्क भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो की रिस्क इंक्लूड, एक तो है चेंज इन मैनेजमेंट। अगर मिस्टर गणपति हु इज़ द मैन बिहाइंड दिस टर्न अराउंड, अगर वो एग्जिट कर जाते हैं तो नेक्स्ट सक्सेशन प्लान क्या है कंपनी के पास। तो अगेन दिस इज़ अ रिस्क विद द कंपनी। देन कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन एक रिस्क है, जहाँ पे टॉप 5 कस्टमर्स अकाउंट फॉर 75% ऑफ द रेवेन्यू एंड द लार्जेस्ट कस्टमर अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द रेवेन्यू। सो अगेन कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन एक रिस्क है यहाँ पे। जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो 85% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। सो अगेन दिस इज अ रिस्क। US में अगर स्लो डाउन आ जाता है तो अगेन इस कंपनी पे इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगेन इसको एक मिटिगेट करने का तरीका कंपनी में भी दिखा है कि वो बांग्लादेश में सेटअप करना चाहते हैं प्लांट, जहाँ से वो एक्सपोर्ट करेंगे टू EU। सो EU का मिक्स भी उनका इंक्रीज करना चाहते हैं। देन इसके बाद अगर अनदर रिस्क है कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाए तो इस कंपनी पे इम्पैक्ट हो सकता है, एज इन कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है वो अगर कम हो जाए तो इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो है वो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू का 5% पार्ट फॉर्म करते हैं। एंड अगर वो बंद हो जाए एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स तो डेफिनेटली मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होगा, रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा एंड एक सडन वन टाइम फॉल दिख सकता है फंडामेंटल्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लास्ट रिस्क यही है कि मैन पावर का एक रिस्क है। अगर स्ट्राइक्स वगैरह, देन मैन पावर अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो वो भी एक रिस्क है। देन उसके बाद जैसे अभी ये बांग्लादेश में जा रहे हैं तो मे बी ऐसा जनरली कहा जाता है कि बांग्लादेश में लेबर स्ट्राइक्स का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
मे बी इंडिया की अगर हम बात करें, सो वो भी एक रिस्क है। सो दिस वॉज इट। तो बट कंक्लूजन इस इन सब का क्या है कि ये स्टॉक आगे जाके कितना, मतलब ये कंपनी आगे जाके कितनी ग्रो कर सकती है। तो हमने पॉजिटिव्स भी देखे, नेगेटिव्स भी देखे, रिस्क्स भी देखे इस कंपनी में। एंड बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लाइक शेयर प्राइस बहुत भाग चुका है, तो अभी देख के क्या फ़ायदा। तो बट यहाँ पे ये भी है कि ग्रोथ अगर हम राइड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे टेलविंड्स हमें दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर अच्छी कंपनी है, गवर्नेंस भी अच्छा है, प्रोफेशनली ड्रिवन मैनेजमेंट है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज हमने अपने वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। एंड अगर करेक्शन आता है तो दैट कैन बी अ गुड टाइम टू एंटर। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।